चलो ये पेज नंबर 16 पे जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 16 पे उसको एक बार रीड करो, क्या कहा जा रहा है, रीड कर लो तुम लोग। इसमें कहा जा रहा है इट इज वेल नोन दैट द रेन फॉल और ए स्मॉल पेबल फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपोजिंग रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, द लेटर इज प्रोपोर्शनल टू नोन एट द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट अंडरवाइज अंडरमाइंड। कंसिडर ए ड्रॉप of a small pebble of mass 1 gram falling from the cliff of height 1 kilometer. It hit the ground with a speed 50 meter per second. What is the work done by unknown resistive force? देखो जैसे मान लो ये पेज नंबर 16 पे जो क्वेश्चन है उसका है, जैसे मान लो कि क्या, जैसे मान लो कि ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है, और ये हाइट तुम्हारा h है। अच्छा इस पे बताओ कि कौन कौन सा फोर्स लगेगा। mg तो लगेगा ही लगेगा, mg, और बताओ दूसरा फोर्स। एयर रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की ओर कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है। और एफ आर बोल देते हैं, एफ आर जो प्रोपोर्शनल टू क्या है, भी के होता है। कहीं कहीं जैसे यूरोडोप के बुक में लिखा हुआ है एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर दिस दैट, तो वहां पर निकालना होता है। ठीक है, तो अब इसमें निकालना है कि वर्क डन बाई एफ आर कितना होगा। ठीक है, ये इनिशियल सिचुएशन है। अब जब ये ग्राउंड को हीट करता है, ये ग्राउंड को हीट करता है तो उस समय इसका वेलोसिटी होता है v और वो होता है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं इसमें। तो वर्क एनर्जी फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें दो फोर्स लग रहा है, वर्क डन बाई एफ आर प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अच्छा बताओ, तो ये निकालना है वर्क डन बाई एफ आर, तो हमको निकालना है वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mgh होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में mg भी नीचे की ओर और h भी नीचे की ओर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस mgh या माइनस mgh, माइनस mgh। कैसे, नीचे की ओर एयर ड्रॉप, जैसे वाटर ड्रॉपलेट हो, हाँ नीचे की ओर आएगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर और इनिशियल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो वर्क डन बाई एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस mgh। ठीक है, तो सब कुछ गिवन है, हाफ मास कितना गिवन है, 10⁻³ kg, और ये कितना हो जाएगा 50 × 50 माइनस 10⁻³ g हो गया मान लो कि 9.8 और 10 ले लें, अच्छा चलो 1 मिनट इसको 10 ही कर देते हैं। तो 10⁻³ इंटू 10 और हाइट कितना है 1 किलोमीटर, तो 10⁻³ हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब चलो तुम लोग सोल्व करके बताओ। क्या, नहीं, क्यों नहीं, हमने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी कब हम यूज करते हैं, जब कोई डेसिपेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ तो है एयर रेजिस्टेंस तो है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 2.5
बाई 2 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 8.75 विथ निगेटिव साइन, इतना जूल हो जाएगा वर्क डन बाई एफ आर। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम फार्मूला पुटिंग है। कौन भी वाले फार्मूला? अच्छा तुम ए कितना ली हो? अच्छा तुम पहले कर दी हो रेजिस्टेंस, हम समझे कि यहाँ पे जी की वैल्यू, ए की वैल्यू जी पुट कर दोगी तो गलत ही हो जाएगा। इससे तुम निकाल ली हो कि नीचे की ओर रेजिस्टेंस कितना लगा, ये एक्सेलरेशन कितना होगा, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी आएगा। इसमें दिया हुआ है कि एक बॉल जिसका मास है 1 ग्राम, जिसका मास है 1 ग्राम, इसको हम छोड़ रहे हैं कितना से, 1 किलोमीटर से, तो ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, और इसमें कहा जा रहा है कि एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है जो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिव फोर्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर 17 पे जो क्वेश्चन है वो देखो, ये दिया हुआ ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए रफ पैच रेंजिंग, छोड़ो इसको रहने दो, चाहे मैं बता देता हूँ, ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ये क्वेश्चन आएगा नहीं एनसीईआरटी वो स्कूल में, फिर भी नहीं, मुश्किल नहीं है, इसमें लॉग आ जाएगा। देखो दिया हुआ है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड enters a rough patch ranging from x equal to 0.1 to x equal to 2.01. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over the range। ठीक है, और इसके इधर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगा। k गिवन है, व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज क्रॉस द पैच एज। देखो कुछ ऐसे हैं, ये है पेज नंबर 17। जैसे मान लो कि ये रोड है, ऐसे रोड है, यहाँ पे है तुम्हारा x इक्वल टू 0.1 मीटर, और यहाँ पे है x इक्वल टू 2.01 मीटर, ऐसा गिवन है। ठीक है, और ये क्या है, रफ पैच। जैसे मान लो कि यहाँ पे एकदम, यहाँ पे रोड है ऐसा है, और यहाँ पे कहीं नहीं होता है रोड टूटा हुआ होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये मान लो कि रोड टूटा हुआ है। ठीक है, तो इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स इधर की ओर लग रहा है, एफ आर इक्वल टू है माइनस के अपॉन में एक्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, वी आई इक्वल टू मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वी एफ इक्वल टू हमको फाइंड करना है कि क्या होगा, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है हमको कि क्या होगा। तो क्या करेंगे बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाएंगे। अच्छा, जो कोई भी व्हीकल है, जैसे मान लो कि ये कोई है, तो इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, मान लो कि कोई गाड़ी है, क्या क्या फोर्स लगेगा, mg नीचे की ओर लगेगा, n ऊपर की ओर लगेगा, और क्या लगेगा, पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एफ आर लगेगा, और कुछ लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा बताओ, तुम बताओ, कौन आगे की ओर, कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, वो दिया हुआ है एफ आर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई एफ आर
इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाई नॉर्मल जिसे पूछेंगे तुम बताओ, वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा? क्यों जीरो? 90। तुम बताओ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों? तो भी 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री। तुम बताओ ये वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स, हाँ तो अपोजिट होगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, एफ डी एक्स करेंगे। ये तो वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है? ये वेरिएबल है, तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स हमने क्या लिखाया था, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स x1 से लेकर x2 तक, और काइनेटिक फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो उसको नोट कर लो, यहाँ तक पहले नोट कर लो। क्या डायग्राम भी बना लो। ये मान लो कि रफ पैच है, जहाँ पे क्या होगा, उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही क्वेश्चन स्कूल में नहीं आएगा, फिर कंसेप्ट के लिए समझ लो, क्योंकि इसमें लॉग ये सब आ जाएगा। मेरी टीचर्स ये करते हैं कि जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है ना वही देती है, हम कैसे? तो चलो ठीक है, इसको कर लो, सोल्व करो। एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, एफ इक्वल टू, मैं वहाँ पे माइनस साइन रख दिया हूँ, के बाई एक्स डी एक्स करो। ये बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, डी एक्स अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन, तुम बताओ। वन कैसे होगा? तो तुम अगर सोच रही हो कि अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक ऐसा ही सोच रही हो, तो एक्स टू द पावर क्या लिखोगी, -1 + 1 अपॉन में -1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, ये इसको अलजेब्रिक फंक्शन से हम नहीं कर सकते हैं। ये होता है, याद रखना है, डी एक्स अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, याद आया, ln x। ln क्या होता है, log टू द पावर b बेस ई x। ठीक है, क्या नहीं कराया था तो मैथमेटिक्स का काम है। चलो ठीक है, यहाँ पे तो नोट कर लिए। अच्छा चलो, अब हम यहाँ पे करेंगे ऐसा, अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस के अपॉन में एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन करेंगे 0.1 से 2.01। ठीक है, और ये तो जो का जो इटीज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे इसका कितना हो जाएगा, -k ln x, और इसमें 2.01, और इधर हम लिख देंगे हाफ। मास बताना कितना है इसका, कितना, 1 kg की बने, अच्छा 1 kg। ठीक है, 1 लिख देते हैं। वेलोसिटी कितना है इनिशियल,
और ये हो जाएगा हाफ 1 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। अब इस माइनस हम कर देंगे के और ln 2.01 माइनस ln 1 ऐसे कर देंगे। और एक और फॉर्मूला तुम लोग याद रखना हो, log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है, log a अपॉन में b, ठीक है। तो इसको अब हम लिख देंगे v² अपॉन में 2 और माइनस कर देंगे कितना 2, ठीक है। अब इसको माइनस लिख सकते हैं माइनस के ln 0 ln 2.01 अपॉन में 0.1 और इसको हम कर देंगे +2, यही क्या हो जाएगा v² हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल है, तो v इक्वल टू ऐसा ही लिख दो √2 माइनस के ln, ये कितना हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग, बताओ कितना होगा, 20.1, बस इतना ही करके छोड़ दो। अब इसमें ln इसी की वैल्यू अगर गिवन होता तो फिर हम पूरा निकाल देते। अब इसके बाद में लिखो पावर, चलो इसको नीचे कर दूं या लिख लिए सभी, नहीं तो चलो कर लो इसको, क्या इसको लिख लो साइड में समझने के लिए, नहीं तो जानते हो तो कोई बात नहीं, जानते हो तो मत लिखो। उसके बाद में पेज नंबर देखो 43, पावर क्या होता है, पावर इज ए रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसमें हमको दो पावर पढ़ना है, एक पढ़ना है एवरेज पावर और एक पढ़ना है इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, नोट कर लिए। पावर, तो पावर का डिफिनीशन तो नहीं पूछा जाएगा, इसमें पढ़ना है एक एवरेज पावर, वो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। और एक होता है पावर जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है dW/dt। तो इसमें एफ डॉट हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, डी नहीं लिखेंगे, एफ डॉट ऐसे लिख दो, एफ डॉट एक्स लिख देते हैं, ठीक है, और इसको डी अपॉन में हम लिख देते हैं डी टी। तो इसमें हम लिख सकते हैं एफ और डी, मान लो कि फोर्स कांस्टेंट है, इसमें हमने मान लिया कि फोर्स कांस्टेंट है, तो लिख देंगे डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इस केस में पावर का फॉर्मूला हो गया एफ डॉट भी, ये आ गया फॉर्मूला। बस दो ही फॉर्मूला पे हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
इसकी इसकी डेरिवेशन क्या आएगी स्कूल में? इस पर जब क्वेश्चन आएगा पावर का कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। इसमें से डेरिवेशन एक वर्क एनर्जी में कराया वो आ सकता है, उसके बाद में प्रूव्ड करना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो सब जो कराया था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कैसे प्रूव करेंगे तो बताया था, ऐसे ऐसे जाने पे वर्क इंडिपेंडेंट क्या। और इसके बाद में अभी एक कराऊंगा, इसके बाद में अभी एक कराऊंगा कोलिजन का, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखो तो पेज नंबर 44 पे बस यही दो फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये फॉर्मूला जो भी इनबॉक्स किया इसी फॉर्मूला को याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। दिया हुआ है ए कार ऑफ मास 2000 kg इज लिफ्टेड बाई ए डिस्टेंस 30 मीटर बाई ए क्रेन इन 1 मिनट, ठीक है। द सेकेंड क्रेन डू द सेम इन 2 मिनट्स, ठीक है। डू द क्रेन कंज्यूम सेम और डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फ्यूल। पहले वर्क डन निकालो। अच्छा, व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाई ईच क्रेन, नेग्लेक्ट पावर डिसिपेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। देखो ऐसा है, यहाँ पे मान लो कि कार है, इसका 2000 kg है, इसको ले जाना है यहाँ पे, एक क्रेन काम किया और ये कितना डिस्टेंस है हमारा 30 मीटर है, ठीक है। तो इस केस में निकालो वर्क डन कितना हो जाएगा। क्रेन जब इसको ले जाएगा तो क्रेन इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, तो इस पे फोर्स लगाएगा क्रेन F और इस पे कितना लगेगा mg। और F क्या होना चाहिए, वो तो ये नहीं कहा जा रहा है कि एक्सेलरेट करेगा, यानी कि F इज स्लाइटली ग्रेटर देन mg होना चाहिए, यानी कि F इक्वल टू mg होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि सुनो, अगर मान लो कि इसका वेट मान लो कि 10 न्यूटन है, वेट दैट इज mg, अगर इसको स्लोली ऊपर ले जाना है तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 10। तो mg मैं वेट बताया हूँ 100 न्यूटन 10 न्यूटन, वेट का मतलब क्या होता है mg, मैंने मास तो नहीं बताया। जैसे मान लो कि 10 न्यूटन इस पर फोर्स वेट लग रहा है, इसका वेट 10 न्यूटन है, तो इसको जस्ट ऊपर ले जाना है मुझे, तो हम स्लोली ले जाते हैं तो इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 10, स्लाइटली 10.001 यानी कि 10, ठीक है। तो अगर इसको ले जाना है तो इस केस में फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा mg हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, जेड 2000 इंटू 10 ही लिख दो, यानी कि 2 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 4 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई क्रेन कितना हो जाएगा F डॉट डी हो जाएगा। अच्छा देखो, फोर्स भी सी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी सी डायरेक्शन में है, तो F कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 4 और इंटू कितना लिख देंगे 30, तो कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 10 पावर 5, इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पावर इक्वल टू हमने क्या लिखा है वर्क डन अपॉन में टाइम, तो ये है 6 इंटू 10 पावर 5 अपॉन टाइम कितना लग रहा है इसको ले जाने में, फर्स्ट क्रेन को 1 मिनट, कितना सेकेंड, तो ये जूल हो जाएगा और 60 सेकेंड हो जाएगा, तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा 4 वाट। इंस्टेंटेनियस भी निकालो, उतना ही आएगा। टोटल हमको निकालना है कि कितना उसको क्या बोलते हैं, इसमें वेलोसिटी तो गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन है तो कैसे निकाल सकते हैं उसको। ये चीज़ है कि क्रेन को, इस कार को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना उसने वर्क किया वो हमने निकाला, उसका पावर कितना कंज्यूम हुआ होगा तो इतना कंज्यूम हुआ होगा,
अच्छा, ये बताओ कि दूसरा समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये किसके लिए कराया? फर्स्ट क्रेन के लिए। क्या? मैंने क्या बताया? इसको mg से स्लाइटली बड़ा है तो हम mg ही लेते हैं। ये अगर कहा जाता है कि इसको एक्सलरेट कर रहा है तो कुछ नहीं कहा गया। इसका मीनिंग इसको हम स्लोली यहाँ से यहाँ पे ले गए, स्लोली ले गए तो नीचे की ओर mg, तो ऊपर की ओर mg, ऊपर की ओर mg से स्लाइटली ज़्यादा लगाएंगे तो उसको हम mg ही लेते हैं। अच्छा, सेकेंड क्रेन कितना वर्क डन करेगा? सेकेंड क्रेन वो भी तो यही काम कर रहा है। कितना? नहीं, मैं वर्क डन पूछ रहा हूँ। अब लिखो फॉर सेकेंड क्रेन। तो वर्क डन तो सेम ही होगा, जस्ट पावर डिफरेंट हो जाएगा। पावर हो जाएगा वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क डन है 6 इंटू 10⁵ अपॉन में कितना हो जाएगा 120, इसको वाट लिख देंगे तो बताओ कितना होगा। और फर्स्ट केस में कितना आ रहा था? 10 टू पावर, तो कितना? 10,000। 10,000। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बताओ कि डू द क्रेन कंज्यूम सेम और डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फ्यूल? बताओ। अच्छा, उसके बाद में व्हाट इज द पावर सप्लाइड टू ईच क्रेन? अच्छा देखो, फ्यूल, जैसे अगर हम गाड़ी को फ्यूल देते हैं तो क्या करता है उसको? क्या वर्क? हम गाड़ी को अगर फ्यूल देते हैं तो क्या करता है? हम डीजल, कार में डीजल क्यों भरवाते हैं, पेट्रोल क्यों डालते हैं, क्या करता है वो डीजल करता है वर्क डन। अभी थर्मोडायनेमिक्स आने वाला है, उसमें मैं बताऊंगा हीट इंजन, कार्नट इंजन क्या करता है। उसमें एक होता है कंबसन चेम्बर, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी फ्यूल है उसको हम बर्न करते हैं, उससे क्या होता है हीट एब्जॉर्ब, हीट हमको मिलता है, उस हीट को हम क्या करते हैं इंजन को सप्लाई करते हैं और वो इंजन वर्क करता है। तो दोनों केस में तो वर्क सेम हुआ, तो इसीलिए फ्यूल का सप्लाई क्या करेंगे हम, सेम ही करेंगे, लेकिन पावर क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा चलो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये देखो 45, पेज नंबर 45 पे जो क्वेश्चन नंबर है वो देखो। 45 छोड़ दो, 46 पे देखो। 46 पे दिया हुआ है एन एलिवेटर विच कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड 1800 kg एलिवेटर प्लस पैसेंजर्स। लिफ्ट में एक लिफ्ट है जिसमें मैक्सिमम वेट कितना कैरी कर सकता है 1800, जिसमें उस लिफ्ट का वेट भी शामिल है और पैसेंजर का भी, ठीक है। दिया हुआ है लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 4000 न्यूटन, डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वाट एज वेल एज हॉर्स पावर। तो पहले देखो,
इस पे फोर्स मान लो कि एफ लग रहा है, कौन लगा रहा है फोर्स इस पे? ऊपर जो स्ट्रिंग लगा होता है उस पे कौन मोटर लगा होता है वो लगाएगा, और नीचे की ओर क्या लगेगा? एम जी। और कुछ लगेगा? पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? नीचे लगेगा। और एफ नहीं, इसको एक मिनट, एफ के लिख लेते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से लग रहा है ले जा रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो इस केस में एफ इक्वल टू हम कितना लिखेंगे? एफ के प्लस एम जी। और चलो एफ के गिवन है 4000 और ए कितना गिवन है? 1800 कर दो इसको भी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? चलो ठीक है, इतना क्या हो जाएगा? न्यूटन। अच्छा, तो इतना न्यूटन हो जाएगा, तो हमको क्या निकालना है? पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला अभी क्या बताया था? एफ डॉट वी, ठीक है। तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो चलो इसको लिख लो, ये हो जाएगा 1000 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 44 जूल, सॉरी जूल पर सेकेंड, दैट इज वाट। अब इसको हॉर्स पावर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो 1 एच पी इक्वल टू 746 वाट। तो हम क्या करेंगे इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44,000 अपॉन में 746, और इतना सोल्व करने के बाद में लिख देंगे हॉर्स पावर। मिनिमम यानी कि मिनिमम इतना पावर उसको लगेगा, मिनिमम इतना पावर। क्या? नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है 45 अब देख लो, दिया हुआ है सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट द एलिवेटर एंड इट्स लोड टोटल जो गिवन है 1500 kg टू हाइट 20 मीटर, टाइम टेकन इज फॉर दिस जॉब इज 20 सेकेंड, व्हाट इज वर्क डन? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा? mgh। अच्छा, उसके बाद में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू कितना वर्क डन अपॉन में टाइम। पहले देख लो क्वेश्चन, देखो कर सकते हो ना, पेज नंबर 45, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। देखो चलो करो, पेज नंबर 45 पे जो दिया हुआ है करो। अच्छा, मैं अभी लास्ट वाला है। जैसे अगर मान लो उसने वर्क डन किया मान लो कि 100 जूल, तो अगर वो 100% इफिशियंट होता तो हमको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता? 100 जूल। अगर मान लो कि वो 50% इफिशियंट है तो हमको कितना सप्लाई करना पड़ेगा? 50 जूल सप्लाई करना पड़ेगा। मोटर मान लो कि 50% इफिशियंट है, 50% इफिशियंट का मतलब क्या? इफिशियंसी सब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा। 50% इफिशियंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 जूल इसको हमने एनर्जी सप्लाई किया तो 50 जूल वर्क किया और 50 जूल क्या होगा? वेस्ट कर दिया उसने, ठीक है। इसका मीनिंग यही होता है कि अगर मान लो कि वर्क डन टोटल कितना हुआ? 100 जूल, सपोज करो। अगर उसका इफिशियंसी 50 जूल है, सॉरी 50% है, तो हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 200 जूल देना पड़ेगा। 200 का 50% कितना हुआ? 100। तो 100 उस काम को करेगा, 100 क्या कर देगा?
वेस्ट कर देगा, इसका मीनिंग ये होगा। समझ में आया कि क्या की हुआ? नहीं? अच्छा चलो ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर देखो 45 पे दिया हुआ है। दिया हुआ इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट द एलिवेटर एंड इट्स लोड। सेम सिचुएशन ऐसा ही है। तो ऊपर की ओर एलिवेटर है तो ऊपर की ओर जो मोटर फोर्स लगाएगा और नीचे की ओर क्या लगेगा? mg। ठीक है, तो इसमें तो नहीं कहा गया कि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस केस में F इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। बता दो यस और नो। और इसको इतना ले जाना है, कितना मीटर ले जाना है? 20 मीटर ले जाना है। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन बाई एलिवेटर कितना हो जाएगा? एफ, देखो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो एफ डॉट डी दैट मीन्स एफ इंटू डी। तो एफ हो जाएगा एम जी और डी तुम्हारा मान लो कि एच है, तो एम जी एच हो जाएगा। मास गिवन है तुम्हारा 1500, जी 10 ही ले लो, 10 और इंटू कितना हो जाएगा? 30। अब सोल्व करके बताओ। यानी कि 4.5 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा? 5। अच्छा H20 है। तो कितना हो जाएगा अब? 1 2 3 4, तो 30 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा? 5, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज वर्क डन, तो वर्क डन तो हमने निकाल दिया। उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेट एट विच वर्क इज डन। अब पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू कितना होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन गिवन है 3 इंटू 10 पावर 5 और टाइम कितना गिवन है? 20 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 पावर 4 वाट हो जाएगा पावर इक्वल टू। अब दिया हुआ इफ द इफिशियंसी ऑफ मोटर इज 75% एट विच रेट द एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर। चलो इतना पहले लिख लो। इफिशियंसी का एक फॉर्मूला मैं लिखाता हूं और यही थर्मोडायनेमिक्स में भी इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, चलो पहले इतना नोट कर लिए। इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं और ये होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट पावर। ठीक है, तो ये कितना गिवन है? 75%। ठीक है, और परसेंटेज गिवन हो तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इंटू 100। ठीक है, तो देखो परसेंटेज इफिशियंसी कितना है? 75। तो आउटपुट कितना दे रहा है? आउटपुट इतना दे रहा है। वर्क कितना कर रहा है? इतना कर रहा है। आउटपुट का मतलब कि कितना वो वर्क किया। ठीक है, तो वर्क कर रहा है तुम्हारा 1.5 इंटू 10 पावर 4। इनपुट हम कितना पावर उसको सप्लाई करेंगे, कितना पावर देंगे?
तो अगर 100% इफिशियंट होता, सुनो पहले एक मिनट, अगर 100% इफिशियंट होगा तो ये भी 100 तो इनपुट इक्वल टू कितना हो जाता आउटपुट, यानी कि हमने उसको दिया 100 जूल तो वर्क कितना किया 100 जूल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसने वर्क कितना किया, इतना किया, तो हमको कितना सप्लाई करना पड़ेगा ये हमको निकालना है, तो इसको लिख दिए इनपुट पावर, और यहाँ पे 100 कर दो और इसको सोल्व कर दो। तुम इसको 100 को इधर डिवाइड करो तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 इजकल टू 1.5 इंटू 10⁴ अपॉन में कितना हो जाएगा इनपुट पावर। अब इनपुट पावर इजकल टू 1.5 इंटू 10⁴ अपॉन में 0.75। अब तुम लोग सोल्व कर लो इसको। और जो भी आ जाएगा वाट लिख दो, ठीक है। अब चलो कोलिजन, कोलिजन तो हमने बताया ही था। कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है स्कूल में कि प्रूव करो ड्यूरिंग कोलिजन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कंजर्व्ड। कोलिजन का डिफिनेशन लिखा हुआ है इन एक collision is said to be occur between two bodies, either they physically collide against each other or if the path of one is affected by the force exerted by other। तुम लोग को अभी ये नहीं लिखना है, तुम लोग को लिखना है ए collision is said to be occur between two bodies either if they physically collide against each other। तो दूसरा वाला क्यों नहीं लिखना है, और इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर, ये क्यों नहीं लिखना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ के आए हो, क्या होता था। हाँ गोल्ड फाइल पे, तो गोल्ड फाइल पे हम क्या करते थे, एक गोल्ड फाइल होता था, अल्फा पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करते थे तो ये क्या हो जाता था, कुछ ऐसे चला जाता था ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, कुछ जो है ऐसे जाके रिबाउंस कर जाता था, ठीक है, कुछ ऐसे चला जाता था, कुछ ऐसे ही होता था, ठीक है। तो यहाँ भी कोलिजन ही इसको मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आता है, लेकिन इसके फोर्स के चलते क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तुम लोग इतना ही करोगे। अब लिखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन ए कोलिजन, कॉपी पे लिखो। कोलिजन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, कि कैसे, अभी इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूं। अच्छा एक और हमने इंपल्स पढ़ाया था, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता था, लॉज ऑफ मोशन में इंपल्स पढ़ाया था, क्या होता था इंपल्स का फॉर्मूला, एफ डी टी, और ये क्या होता था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये तो याद होगा। इंपल्स का इंपल्स इक्वल टू होता है एफ डी टी और इक्वल टू होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो ये चीज मैं यूज करूंगा। जैसे मान लो कि ये m1 है, इसका स्पीड u1 है, नहीं छोटा सा डेरिवेशन ही, m2 है, इसका स्पीड u2 है, ठीक है। यह है बिफोर कोलिजन।
कोलिजन। और ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होता है, ऐसे AM1 हो गया, AM2 हो गया, और इसमें कंडीशन ये है कि U1 इज ग्रेटर देन U2। देखो U1 U2 में क्या है, बड़ा है, तो क्या करेगा, सबसे पहले M1 M2 को हीट करेगा। तो ये बताओ कि जब कोलिजन होगा M1 M2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और M2 M1 पे पीछे की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में F21 फोर्स ऑन 2 M2 ड्यू टू M1, और M1 पे इस डायरेक्शन में लगेगा वो कितना लगेगा 1 2, और दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं F12 इक्वल टू F21 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही चीज है। अगर मैं वेक्टर साइन लगाया तो यहाँ पे निगेटिव साइन देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। अच्छा, अगर मान लो कि इसमें समथिंग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमने मान लो कि F12 डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया और F21 इंटू डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा ये किसके लिए लिखा हूं, 1 के लिए। तो ये अभी मैं बताया था, ये क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा P1 लिख सकते हैं 1 के लिए, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं विथ नेगेटिव साइन डेल्टा P2 के लिए लिख सकते हैं। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको इधर ला दें तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसमें से डेल्टा अगर हम कॉमन ले लें तो P1 प्लस P2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट किया हमने तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, 0 है। किसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। तो इसमें P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे हमने ये प्रूव करके बताया कि कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कंजर्व होता है। एक अगर यहाँ पे नहीं समझे तो यहाँ पे एक और मैं इधर बता दे रहा हूँ, ये M1 है और इसका V1 हो जाता है, AM2 है और इसका V2 हो जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा चलो पहले ये भी नोट कर लो। एक क्वेश्चन आ सकता है स्कूल के पेपरों में और आता भी है कि कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन लीनियर मोमेंटम इन कंजर्व, प्रूव्ड इट। आपने पहले तो नहीं लगाया था क्या ये डेरिवेशन पहले तो नहीं लगाई थी, कराया था पहले कि नहीं, ये भी लगाई थी। कराया था हमने। हमने तो यूज किया था M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये तो यूज किया था। हाँ तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो इसके बाद में मैं ऐसे लिखता हूँ, इसके बाद में हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा P1 डेल्टा P2 लिखा था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा P1 का मतलब क्या होगा कि फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ M1 माइनस इनिशियल मोमेंटम M1, तो M1 V1 माइनस M1 U1 लिख सकते हैं, और विथ नेगेटिव साइन इसका M2 V2 माइनस M1 सॉरी M2 U2 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये क्या है, हमने क्या लिखा डेल्टा M1 यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ M1, तो चेंज इन
इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है m1u1 और फाइनल कितना हो गया m1v1, तो वही हमने लिख दिया m1v1 माइनस m1u1, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ m1 माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ m1, माइनस का साइन दिया, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ m2 माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ m1 m2। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, या ये ठीक है या ये ठीक है? अच्छा सुनो, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस हो जाएगा m2u2, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, ये क्या होगा pf और ये क्या होगा pi, ये इससे भी प्रूव्ड हो गया। जो इजी लगे एक ही लिखना, दोनों मत लिखो, एक ही लिखो, जो इजी लगे वो एक ही लिखो। इस वाले से p फाइनल नहीं दूसरे p इनिशियल कैसे आ रहा है? किस वाले से? पहले वाले से, यानी कि इनिशियल लीनियर, ये क्या है इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ m1 प्लस इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ m2, और वही है। कोई एक ही नोट करना है, जो अच्छा लगे एक ही नोट करो, दोनों मत नोट करो। अब चलो जल्दी से टाइप ऑफ कोलिजन हम करा देते हैं। एक डेरिवेशन इसमें आता है इलास्टिक कोलिजन का, वही मैं कराऊंगा। ठीक है, हालांकि मैं करा भी रखा हूं। कितने टाइप का कोलिजन होता है? कौन कौन टाइप का? और इलास्टिक, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। तो क्या क्या होता है इस सब में, जल्दी बताओ। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, चलो इसको नोट कर लिए। अभी मैं सभी करके बता रहा हूँ। एक में होता है परफेक्टली इलास्टिक, या इलास्टिक भी बोला जाता है, किसी किसी बुक में परफेक्टली इलास्टिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम भी लिख देते हैं, या कंप्लीटली इलास्टिक, और है ये कुछ ऐसे है। ये है तुम्हारा m1, ये है तुम्हारा m2, इसका है u2, ये है u1। ये क्या है? बिफोर कोलिजन। और ये है तुम्हारा m1 m2 ड्यूरिंग कोलिजन। और इसका मान लो कि ये हो जाता है v1 से, ये हो जाता है v2 से, ये है तुम्हारा m2, ये है तुम्हारा m1। अभी नोट नहीं करना, ठीक है। ये है आफ्टर कोलिजन। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन। तो इसमें पी आई इक्वल टू कितना होता है? पी एफ।
यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो होता है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, दो इक्वेशन, दो अननोन, इसी को हम सोल्व करते हैं तो v1 v2 आ जाता है। ठीक है, अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये मान लो कि m1 है, इसका स्पीड u1 है, ये है m2 और इसका स्पीड u2 है, बिफोर कोलिजन है। कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये साथ साथ मूव करता है। वेलोसिटी v से m1 m2 आफ्टर कोलिजन ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ए और सेम फिगर इसमें भी बनाऊंगा मैं। ये है m1, इधर है u1, ये है m2 u2, और ड्यूरिंग कोलिजन में मैं बना देता हूँ, ड्यूरिंग कोलिजन में ऐसे होता है और आफ्टर कोलिजन में ऐसे होता है। m1 v1, ये हो जाएगा m2 और इस डायरेक्शन में v2। ये है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें, फर्स्ट में और थर्ड में? अच्छा देखो, इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। अभी किसी भी कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, और इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होता है। क्या डिफरेंस है, देखो यही रियल कोलिजन है, यही क्या है, रियल कोलिजन है, रियल इलास्टिक कोलिजन यही होता है। देखो ऐसा है कि कोई बॉडी कोलाइड किया, ये तो आइडियल कोलिजन है, कोई बॉडी कोलाइड किया और कोलिजन के बाद में यहाँ पे क्या होगा, दोनों बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा। जैसे दो कार कोलाइड कर जाए तो क्या होगा, उसमें तो कुछ डिफॉर्मेशन होगा। ऐसा होगा कि फिर वापस हो जाए तो सब कुछ सेम हो जाए जैसे पहले था। कोई भी बॉडी अगर कोलाइड करता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन के बाद में फिर से अपने ओरिजिनल शेप साइज को गेन कर लिया, ये आइडियल कोलिजन हो गया। ठीक है, जो हम इसमें लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखो इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसमें क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, क्योंकि साथ साथ जितना डिफॉर्मेशन कोलिजन के बाद में जितना डिफॉर्मेशन होगा, उसी डिफॉर्मेशन के बाद साथ वो चलता चला गया। तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस में मैक्सिमम होता है। इसमें भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, लेकिन कहाँ पे लॉस हो गया, तो इसमें मान लो कि कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, तो डिफॉर्मेशन हुआ तो ये बॉल दोनों m1 m2 आफ्टर कोलिजन ये कंप्लीटली अपने शेप को रीगेन नहीं किया, तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। मास कैसे चेंज होगा, डिफॉर्मेशन होगा का मतलब कि उसके शेप में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो मास कैसे चेंज करेगा, क्या समझ गई? तो यही रियल कोलिजन है। तो इसमें क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, कोलिजन के बाद में दोनों बॉडी साथ साथ मूव करता है, हाँ साथ साथ मूव करता है। ठीक है, और इसमें सेपरेट होगा। इसमें ये चीज है कि इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ वो कंप्लीटली रीगेन हो गया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ उसमें से कुछ रीगेन किया,
फिर आपस चलने लगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लीनियर मोमेंटम से फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे और इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ, अब इसमें मास कितना हो गया m1 प्लस m2 और इंटू कितना हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से v निकाल देंगे, v निकाल के इसमें पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू कितना होता है m1v1 प्लस m2v2। तो इसमें तो एक ही अननोन है, एक ही क्वेश्चन से निकल गया। इसमें दो अननोन है v1 v2, तो दो ही क्वेश्चन आ गया, दोनों से निकल जाएगा। इसमें भी तो दो अननोन है, इसमें कैसे निकलेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है हाँ, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एसएल में है, और तुम्हारे बुक में तुम्हारे क्वेश्चन पे स्कूल के पेपर में भी आया था। तो एसएल में है या नहीं है, स्कूल के टीचर को उससे मतलब नहीं है, एग्जाम कर सकते हो। क्या नहीं, अगर ये गिवन हो कि कोलिजन इन इलास्टिक है, उसमें ई गिवन हो, तब उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर। क्या इसमें ई इक्वल टू 1 कर दो, इसके लिए ई इक्वल टू कितना होता है 0, इसके लिए ई 1 और 0 के बीच में होता है। देखो ऐसा है कि जो स्कूल के टीचर है उनको एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं है, एसएल में क्या गिवन है वो पूछते हैं, और उनको ये भी नहीं पता है, उनको इससे भी मतलब नहीं है कि कौन सिलेबस से कट गया। जैसे तुम्हारे स्कूल में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कराया गया है, रिलेटिव वेलोसिटी जबकि डिलीटेड है। एक दो है तो वो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। चलो लिखो वेलोसिटी ऑफ इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक इससे फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मीनिंग क्या हुआ कि वो कैसे किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो u1 इज ग्रेटर देन u2 हो, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा v2 इज ग्रेटर देन v1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि इसके बीच में हम लिखेंगे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। तो एक दूसरा इक्वेशन हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट और सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन वो बस डिफिनीशन पूछा जाता है स्कूल के पेपरों में, डिफिनीशन लिख लेना है और सोल्व करने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या लास्ट में एनसीईआरटी में था ही नहीं इसलिए नहीं बताया, जैसे तुम्हारे स्कूल में पूछा गया है। स्कूल में कराया गया ना, हाँ तो एकदम कराया जाएगा स्कूल में। स्कूल में उनको कोई मतलब नहीं है एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, वो तो देखते ही नहीं एनसीईआरटी में, बस एसएल में जो है वो हमको पढ़ाना है, उनको मतलब नहीं है एनसीईआरटी में क्या है। देखो तो सभी समझ लिए। तो इसमें अगर आए, अच्छा इसके लिए ई इक्वल टू कितना होता है 0, इसके लिए ई इक्वल टू कितना होता है 1, और इसके लिए ई इक्वल टू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होता है। बस पूरे कोलिजन का हमने समरी बता दिया। हाँ खत्म हो गया, तो कोलिजन में करा दिया, खत्म हो गया। आज खत्म कराना ही है। और नेक्स्ट क्लास से मैं फ्लूइड पढ़ाऊंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब थोड़ा सा तुम लोग देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ के गए उसके बाद में फिर कल आए तो यहीं पे पढ़े, उससे कुछ नहीं होगा। घर पे जाके थोड़ा पढ़ो, उसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी निकाल लेंगे,
तो एच सी वर्मा कर रही हो कि नहीं कर रही हो? कर रही हूँ हम्म? कौन सा डायनामिक्स जो भी है कौन? डायनामिक्स हाँ डायनेमिक शुरू करो करो। तुम कोई एक चैप्टर करो, कोई भी एक चैप्टर करो एच सी वर्मा का, पी वाई क्यू करके देखो, मोर देन 90% क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे। और वो जो तुम बुकलेट फिजी का है वो यूजलेस है, उससे कुछ नहीं आएगा। अब देखो इलास्टिक कोलिजन में एक इक्वेशन हो गया ना, ए इक्वेशन 1 हो गया और ए इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। इसी दो इक्वेशन को हमने सोल्व करके V1 V2 निकाला था, याद है? इसी में हमने क्या किया, V1 को एक साइड, M1 को एक साइड कर दिया, M2 को एक साइड कर दिया और उसी को हमने सोल्व करके निकाला था। अच्छा पूछिए ई क्या है, ई क्या चीज है, ई का डिफिनीशन क्या चीज है? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अभी पहले नोट कर लो, इसके बाद में सब कुछ बुकलेट में लिखा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा इसको। लास्ट में इस वाली क्वेश्चन वगैरह होगी। हाँ क्वेश्चन में गिवन होगी, मोस्टली में तो ई ही निकालना होता है, मोस्टली क्वेश्चन में ई ही निकालना होता है। हो गया नोट? हो गया? चलो जल्दी नोट करो, और तब तक तुम लोग पेज नंबर खोलो, पेज नंबर खोलो 57 और इसको एक बार रीड करो। फिफ्टी सेवन, पेज नंबर खोलो 57। दिया हुआ है इन दिस कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, देखो यही कोलिजन है,
लीनियर मोमेंटम हमने कंजर्व कराया, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। क्यों नहीं कंजर्व? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं है? क्यों नहीं कंजर्व है? कोलिजन होगा तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है कंप्लीटली रिगेन नहीं होता है। तो ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन हमने लिखा हुआ है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराया हुआ है, m1 u1 इक्वल टू m1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 यही लिखा v2 माइनस v1 इक्वल टू e u1 माइनस u2, वेयर ई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो इसका लिखाना जरूरी है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बताओ क्या? हाँ देखो उसमें गिवन है, चलो लिख लो, लिखो कोफिशिएंट ऑफ, पेज नंबर 57। जैसे अब इसी चीज को हमने लिखाया हुआ है ई, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही चीज है। तो लिखो, लिखो इट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, नहीं नहीं कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो, लिखो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of magnitude of relative velocity of separation relative velocity of separation। देखो इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, उसका डायरेक्शन नहीं लेना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन to the magnitude of relative velocity of approach before collision। After collision to the magnitude of relative velocity of approach before collision। उसके बाद में पेज नंबर 55 पे आ जाओ। है जो भी है सब कराऊंगा। अच्छा चलो ये लिखो, पेज नंबर 55, इस यहाँ पे मैं एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को दिखाया हूँ, ठीक है। पेज नंबर 55 पे देखो, when two colliding body stick together and move as a single body with common velocity after collision is called perfectly elastic collision, जो कि मैं दिखाया हूँ, ठीक है। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? भी फाइंड कर लेंगे। जैसे भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और इसमें लॉस, इसमें भी की वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये तो कराना जरूरी नहीं है, लॉस इज काइनेटिक एनर्जी भी की वैल्यू पुट करके सोल्व किया हुआ है, ठीक है। पीछे देख लो, कुछ नहीं किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर वी स्क्वायर, इसमें
फाइनल इसमें इसके एक को बॉडी को क्या हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ तो और इजी हो जाएगा, और इसको तुम लोग को सोल्व कर लेना है, इसे आता जाता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में एक यहाँ पे देखो पेज नंबर जो गिवन है 49 50 पे, और इसको तो शायद मैं कराया था, अब कराने की ज़रूरत है क्या, कराया था। तो एक कुछ नहीं कि करना है, दोनों को M1 M2 लेकर डिवाइड करके V1 V2 में आ जाएगा, उसकी वैल्यू इसमें पुट करके कर देना, ठीक है। क्या तुम ऐसे करना, ठीक है, ऐसे करना, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब चलो कोलिजन इन टू लिखो, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, बस छोटा सा है, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन करा के कंप्लीट कर दूंगा, बस लास्ट टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन, देखो कुछ ऐसे है, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, उसका स्पीड u1 है, और दूसरा बॉडी जिसका मास m2 है, वो क्या है, रेस्ट में है, ये है बिफोर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन। देखो आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसे हो जाता है, एक बॉडी मास m1 है, वो v1 स्पीड से चला जा रहा है, और ये एंगल हो गया θ1, और दूसरा m2 है, ये v2 से जा रहा है, और ये एंगल हो जाता है θ2। इसको सपोज करो कि x डायरेक्शन ले लेते हैं, और इसको हमने ले लिया क्या, y, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, पता है ना, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा, ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। कितना अननोन है इसमें बताओ, और θ1 और θ2 4 अननोन है, तो कितना इक्वेशन चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, 4 इक्वेशन चाहिए। तो लिखते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी भी कोलिजन में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब इसमें लीनियर मोमेंटम तो सिंगल डायरेक्शन में तो है नहीं, ये तो 2 डायमेंशन है, तो लीनियर मोमेंटम इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनल इन एक्स डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो ये तो एक्स इन डायरेक्शन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 इंटू इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है। अच्छा, इसका लीनियर मोमेंटम ऐसे है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, m1 v1 cos θ1 प्लस इसका m2 v2 cos θ2, ठीक है। तो एक रिलेशन, एक इक्वेशन यहाँ पे हो गया। अब लिखेंगे इनिशियल लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। तो ये तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वाई में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। फाइनल का देखो, इसका पॉजिटिव हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 v1 साइन θ1 माइनस m2 v2 साइन θ2। चलो यहाँ पे इतना नोट कर लो, समझ में आया कि कैसे किया हमने। अच्छा चलो इतना पहले नोट कर लो, फिर मैं करता हूँ, इतना पहले नोट कर लो। इसके बाद में हम इसको 0 से इधर ला देंगे, तो m1 v1 साइन θ1
इक्वल टू m2 v2 साइन थीटा 2। इसको इक्वेशन हमने 2 कर दिया। चलो जल्दी नोट करो। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमने सब बता दिया। एक इलास्टिक कोलिजन इम्पोर्टेंट है, पूछने वाले स्कूल में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब इम्पोर्टेंट है स्कूल के लिए। और यहाँ पे लिख देता हूँ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एनर्जी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? स्केलर, तो उसका तो कोई डायरेक्शन नहीं लेंगे हम। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इसमें 4 अननोन है, एक गिवन रहेगा और 3 तुमको सोल्व करना रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन, क्या है, क्या गिवन है। चलो जल्दी नोट कर लो इसको। अभी क्लास में हूँ, अभी आधे घंटे के बाद में। इसमें एक स्पेशल केस है जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। स्पेशल केस है कि अगर दोनों मास m1 m2 दोनों इक्वल हो जाए तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये प्रूव किया हुआ है, मैथमेटिकली इसको प्रूव किया हुआ है, तो वो भी लिख लो। इफ m1 इक्वल टू m2, लास्ट में इफ m1 इक्वल टू m2 देन θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, तब उस केस में परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो इसको मैं प्रूव करके बताऊं या ऐसा ही याद रखोगे, बताओ। तो बस कोलिजन हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इलास्टिक कोलिजन में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया इलास्टिक कोलिजन से। तो उसमें V1 का क्या फॉर्मूला लिखाया था, हमने याद है क्या? V1 इक्वल टू, तो निकालोगे क्या, तुम याद रखो डायरेक्ट उसको, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो हमने कैसे बताया था याद रखने के लिए। V1 है तो m1 माइनस m2, V1 है तो m1 माइनस m2 और U1, ठीक है, प्लस 2m2 U2 m1 प्लस m2। अच्छा V2 निकालना है तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दो, जहाँ 2 है वहाँ 1 कर दो। तो जहाँ 1 है वहाँ पे 2 कर दो, तो m2 माइनस m1 इंटू U2
U1 में 11 प्रॉब्लम। m1 प्लस m2, एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा में 1 2 को इंटरचेंज कर दो, दूसरा फॉर्मूला याद रह जाएगा, यही फॉर्मूला है। अच्छा चलो, एक U1 U2 हम पॉजिटिव कब रखेंगे, जो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, निगेटिव रखेंगे, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर 60 पे जो क्वेश्चन एकदम इजी है, पेज नंबर 60 पे जो गिवन है, 2 bodies of mass 5 kg and 3 kg moving in same direction along same straight line with velocity this and this respectively suffer one dimensional elastic collision, find their velocity after collision। इसी फॉर्मूला में पुट करना है, तो पुट कर लो इसी फॉर्मूला में, पेज नंबर 60 पे जो है क्या, तो इसमें देखो m1 इजकल टू क्या लिखेंगे 5 kg, m2 इजकल टू क्या लिखेंगे 3 kg, और u1 है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड और u2 है तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड, और हमको क्या क्या फाइंड करना है, v1 एंड v2 इजकल टू वाट, फॉर्मूला पुटिंग है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में पेज नंबर 61 पे देखो गिवन है, चलो सब डाटा नोट करो 10 kg ball and 20 kg ball approach each other with velocities 20 meter per second and 10 meter per second respectively, what their velocities after collision if collision is perfectly elastic। इसको कैसे करेंगे, ई से करके बताओ कैसे, कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, एक को जैसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अच्छा इसी करके बता दो, हम तो इसी से कराते हैं, ई का फॉर्मूला आसान है याद रखना, कैसे क्या v सेपरेशन अपॉन में v अप्रोच इक्वल टू 1, अच्छा ठीक है वो हो जाएगा, फिर लीनियर मोमेंटम को लगाओगे, तो फिर v1 v2 सोल्व कैसे करोगे, कौन अननोन, कौन ए, कौन सा अननोन आ जाएगा, वो जेई में 3 अननोन, वो 2 डायमेंशन में आता है 3 अननोन, हाँ अच्छा चलो ये भी करो, इससे जैसे मर्जी वैसे करो, चलो ये करके बताओ 61, पेज नंबर 61, या मैं करूं, देखो इस पेज नंबर जो 61 पे जो क्वेश्चन गिवन है, ये 10 kg ब्लॉक एंड 20 kg ब्लॉक अप्रोच ईच अदर विथ वेलोसिटी, देखो जैसे मान लो ये है तुम्हारा 10 kg और इधर मूव कर रहा है किससे स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे है 20 kg ब्लॉक और ये इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन देखो, तो इसमें पुट क्या करोगे, m1 इजकल टू 10 kg और u1 इजकल टू 20 मीटर पर सेकेंड, m2 इजकल टू लिखोगे 20 kg और u2 इजकल टू लिखोगे -10 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो कैसे किया हमने, माइनस कर दिया क्योंकि इधर मूव कर रहा है, अगर दोनों सभी सेम डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव लिखते हैं, और v1 निकाल दो, तो v1 इजकल टू है m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2, और इसकी वैल्यू ही पुट करना है, m1 तो 10 माइनस 20 और ये कितना है 20 प्लस 2m2 कितना है 20 और इतना है -10 अपॉन में कितना हो जाएगा 30, सोल्व करो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -200
और ये भी माइनस में ही आएगा, -400 अपॉन में 30, तो ये कितना आ जाएगा -600, तो -20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि m1 का वेलोसिटी क्या होगा कोलिजन के बाद में -20, यानी कि रिबाउंड्स बैक कर जाएगा उसी स्पीड से। ठीक है, इसमें v2 माइनस v1 30 आएगा, v2 माइनस v1 v2 -20 और नहीं -10 और -20। हाँ तो 30 हो जाएगा और मॉड है तो और इसी तरह से तुम ये v2 निकाल लो, सेम इसी तरह से v2 निकालना है, तो v2 हो जाएगा m2 माइनस m1। चलो v2 तुम खुद घर से निकाल लेना है, बस यही वैल्यू पुट करना है, समझ गए, यही वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है, अच्छा पेज नंबर देखो 62 पे, पेज नंबर 62 पे गिवन है 2 बॉल बियरिंग ऑफ मास m ईच मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, m लिखेंगे, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v। तो एक का जैसे u1 इक्वल टू v लिख देंगे, तो u2 इक्वल टू कितना लिखेंगे -v, और उसके बाद में कोलिजन के बाद में v1 v2 ये सब तुम खुद निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर देखो 63, पेज नंबर 63 पे गिवन है ए रेलवे कैरिज ऑफ मास 10,000 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर कोलाइड्स विथ ए स्टेशनरी कैरेज विथ सेम मास। ठीक है, आफ्टर कोलिजन द कैरेज गेट्स कपल्ड एंड मूव टुगेदर। जैसे इसमें कौन सा होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। जैसे एम है, इसका वेलोसिटी यू है और ए एम है, रेस्ट में है, आफ्टर कोलिजन दोनों क्या हो गया, साथ साथ मूव कर रहा है, ए भी एम और ए भी एम। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉमन स्पीड निकालना है और व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन दिस। चलो इसका कॉमन स्पीड निकालो, क्या हो जाएगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ एम इंटू यू प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम प्लस एम इंटू कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम यू अपॉन में एम प्लस एम। कौन ई वाली इक्वेशन, ई तो इसके लिए 0 होता है, तो वो ई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम्स इतना, तो v2 इक्वल टू v1 लिखो, ऐसे में ई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। नहीं, एक तो रेस्ट में है, तुम इससे करो, वो छोड़ दो, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए लगाना, इससे करो। कॉमन वेलोसिटी फाइंड कर लिए, कितना होगा बताओ कितना आया, आंसर है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड। फाइव मीटर पर सेकेंड आ गया। जैसे ये स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 5/8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाएगा।
तो m1 इजकल टू 9000 kg, u1 इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड, m2 इजकल टू 9000, u2 इजकल टू 0, तो v1 v2 निकाल लो। नहीं निकला? कुछ नहीं है, देखो इसमें m इजकल टू है 9000 kg और u1 जैसे m1 इजकल टू कितना है, m2 इतना ही है, और u1 इजकल टू है 36 इंटू 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, और u2 इजकल टू है 0, और हमको क्या फाइंड करना है, v1 v2, v1 ही फाइंड करना है, v1 ही ले लो, v इजकल टू हमको फाइंड करना है वाट। तो कुछ नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर देखो 64, पेज नंबर 64 पे जो है देखो, व्हाट परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल ट्रांसफर टू द स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन मूविंग पार्टिकल स्ट्रिक्स विद द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 9 टाइम्स ऑफ मास, ठीक है, इक्वल टू मास 1/19 ऑफ इस मास। एक कोई क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ और रिमेनिंग तुम लोगों को करके बताना पड़ेगा। बताओ, सबका बताओ, मैं किसका करके बताऊं। और फर्स्ट का आंसर है तुम्हारा, फर्स्ट पहले आंसर लिख लो। फर्स्ट का 36%, सेकंड का 100% और थर्ड का 19%। कोई एक करके मैं बताता हूँ, बताओ कौन सा कर, कौन। फर्स्ट का आंसर है 36, सेकंड का 100%, 100 और थर्ड का 19। ठीक, फर्स्ट ही कर देता हूँ। क्या कहा जा रहा है, पहले ये बताओ कि क्या कहा जा रहा है। इसमें दिया हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर टू द स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक्स विच स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 9 टाइम्स है उसके मास का। जैसे मान लो कि एक बॉडी है जिसका काइनेटिक एनर्जी मान लो कि 100 जूल है, ठीक है, वो दूसरे बॉडी से कोलाइड किया, और आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बॉडी था उसका काइनेटिक एनर्जी था तुम्हारा 100, मान लो कि 64 हो जाता है, तो कितना एनर्जी उसको ट्रांसफर किया, 36। वही करना है, तो करो करो, तुम लोग करो, ट्राई करो अपने से। हो जाएगा, तो ठीक है, कर लेना, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसे, ये है m1, इसका है u1 और दूसरा रेस्ट पे है ना, ये रेस्ट पे है, एक मिनट, दूसरा क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, और ये है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मान लो कि m1 है, इसका वेलोसिटी v1 हो जाता है, और m2 है, इसका वेलोसिटी v2 हो जाता है। और ऐसा है कि सपोज करो कि m1 इजकल टू m ले लिया, तो m2 इजकल टू 9m कर दो, ठीक है, और पहले इसका हम निकालो, v1 v2 निकाल दो, कितना होगा, v1 v2 निकालो। इलास्टिक है, नहीं, कितना ट्रांसफर किया वो कहा जा रहा है ना। स्ट्राइक्स विथ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ इतना इतना इतना, तो पहले नहीं, इलास्टिक कोलिजन है। सुनो 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 सुनो, अभी हमने क्या बताया कि मान लो कि इसका 100 है, इसका 100 था, इसका 64 हो गया, तो इसको इसका कितना हो जाएगा, 36, तो लॉस कहाँ हुआ, इधर भी 100 और इधर भी 100,
M1 का ही फोकल एंट्रेड है, हाँ वहाँ पर टोटल एंट्रेड है कि M1 का ये तो स्टेशनरी है, अच्छा ठीक है ठीक है। ये तो स्टेशनरी है। तो इसका हमने क्या बताया था, ऐसा थोड़ी बताया था कि इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल इक्वल होता है। हमने ये नहीं बताया था, हमने ये बताया था कि इस दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम और इस दोनों के काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल होता है। चलो करो, V1 V2 निकालो। अब इसी तरह से निकाल के रखना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो पेज नंबर ये कुछ, आज सुनो सुनो, मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पहले देखो ये क्वेश्चन देखो, ये पेज नंबर जो क्वेश्चन है, पेज नंबर में 66 पे जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं क्लास में कराया था। क्या स्लो न्यूट्रॉन कराया था, और एक 69 पे पेज नंबर पे वो भी मैंने कराया हुआ है। देखो इसमें दो पार्टिकल है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और एक ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा कभी, ठीक है। तो ये सब तुम लोगों को कंप्लीट करके रखना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और फ्राइडे को ग्रेविटेशन का टेस्ट है, मैं आज बुकलेट एथी पे लिख दूंगा। अभी तो बच्चे आ नहीं रहे, अब 3-4 नहीं, फ्राइडे को। अच्छा फ्राइडे को तो नीचे भी टेस्ट है। तो क्या हो गया, टेस्ट है तो दोनों जगह टेस्ट देना है, ठीक है, दोनों जगह टेस्ट देना। तो ये हो गया। और वेडनेसडे को मैं शुरू करूंगा फ्लूइड, ठीक है। वेडनेसडे को हम फ्लूइड कराएंगे, ठीक है।